अब एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा ना आप यहाँ पे, तो इस परागकण के समस्त भाग के अलावा यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर हमने छोड़ दिया है। काहे छोड़ दिया है? तो देखिए जितने भी तरह के परागकण बनेंगे ना, जितने भी लघु विषाणुधानी में परागकण बनेंगे, उन सभी परागकण में इतना भाग छूटा रहेगा। काहे छूटा रहेगा? बायो के इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th के बायो का चैप्टर 2 का ये 4th वीडियो है। 3 गो वीडियो हमने आपको पहले दे दिया है, तो तीसरा वीडियो बिना देखे इसको मत देखिएगा, क्या कि उड़ जाएगा ऊपरे ऊपरे, इसलिए पहले उसको देख लीजिए, तब ये अच्छा से समझ में आएगा। हालांकि यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकेप करते हैं। हमने पार्ट 3 वीडियो में बताया था कि लघु बीजाणुधानी के अंदर एक स्ट्रक्चर था, 4 स्ट्रक्चर थे, ठीक है, 4 उसमें चेम्बर थे। 4 चेम्बर ने एक चेम्बर को निकाला था हमने, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उस चेम्बर के अंदर ना कुछ द्विगुणित कोशिकाएं थी। क्या थी? द्विगुणित कोशिकाएं। इन द्विगुणित कोशिकाओं को हमने पीएमसी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पीएमसी, पोलन मदर सेल, या इसको एमएमसी में कहा गया था, एमएमसी, ठीक है। ये द्विगुणित कोशिका थी। ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं थी द्विगुणित, किसमें? उस चेम्बर के अंदर, जो कि आपको अभी बोर्ड पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसमें देख रहा है 2n2n कोशिका, बाकी सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जुड़ी हुई है, टूटा कैसे था वो आपको बताया था अगले वीडियो में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे अब देखते हैं। तो 2n कोशिका जो थी ना, इसमें से एगो हम निकाल के यहाँ पे लिखे हैं। अब 2n कोशिका में ना क्या हुआ था कि इसमें विभाजन कराए थे। क्या कराए थे? विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री जब विभाजन हमने कराया था, तो इस 2n कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ। कितने? 4 अगुणित कोशिकाओं से। एक बार के विभाजन में कितने कोशिकाओं का निर्माण होगा? 4। अब इन्हीं 4 कोशिकाओं को हमने नाम दिया था, क्या चीज? लघु बीजाणु, ठीक है। क्या बोला? लघु बीजाणु कोशिका नाम दिया, सेल। अब क्या होगा कि इनमें से एक को घसीट कर यहाँ पे ले आए। सब में ऐसा ही होगा, लेकिन एक का पढ़ लेंगे तो सब हो जाएगा काम, ठीक है। तो एक को यहाँ पे लाए हैं घसीट कर बाहर। अब इस कोशिका को थोड़ा हम बड़ा कर दी ताकि आपको देखने में अच्छे से अच्छा तो लगे ही, साथ ही साथ समझ में भी आए। तो ये जो कोशिका है यही क्या है? लघु बीजाणु, ठीक है। इसका निर्माण पहले के वीडियो में बताया था कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ, तो उसमें आपको समझा दिए थे, ठीक है। आइए यहाँ पर अब बात करते हैं। अब ये विकास करने के बाद इसके अंदर भी फिर से विभाजन होगा। फिर से विभाजन, तो विभाजन तो होगा ही, तबे। अब देखो इसी के विभाजन के बाद बनेगा क्या चीज? परागकण। क्या बनेगा? परागकण। और हेडिंग हमारा यही है कि लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन। ये लघु बीजाणु है, ये परागकण है, ये वाला। तो इसका परिवर्तन इसमें कैसे होता है, इसी में हम बताएंगे अभी, ठीक है। यानी लघु बीजाणु कोशिका से परागकण कैसे बन रहा है, वो सब आपको इसमें बताएंगे। आइए देखिए, परागकण के बारे में पढ़ना है इसमें कि परागकण कैसे बन रहा है। तो परागकण के अध्ययन को बोलते हैं पॉलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? पॉलिनोलॉजी। अब पॉलिनोलॉजी हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी परागकण का अध्ययन करेंगे कि कैसे बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर उसमें होगा। तो ये लघु बीजाणु कोशिका जो है ना, इसके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? देखिए अर्धसूत्री विभाजन होगा, परंतु ये असमान होगा। क्या होगा? असमान, यानी असमान अर्धसूत्री विभाजन इस लघु बीजाणु कोशिका के अंदर होगा, ठीक है। तो जब असमान विभाजन होगा ना इस लघु बीजाणु कोशिका के अंदर, तो केंद्रक 2, देखो कोशिका तो 2 बनेगा अर्धसूत्री विभाजन के बाद इसमें, ठीक है। तो 2 कोशिका इससे बनेगा ना, तो केंद्रक एक में बड़ा होगा, एक में छोटा होगा, क्योंकि असमान अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो केंद्रक असमान होगा, और कोशिका द्रव भी तो है इसमें, तो कोशिका द्रव भी क्या होगा? असमान विभाजन होगा। इसका मतलब कि कोशिका का आकार भी बड़ा छोटा होगा, केंद्र का आकार भी बड़ा छोटा होगा, है ना। और उसके अंदर जो लिक्विड है अंदर में कोशिका द्रव, वो भी क्या होगा? असमान होगा, क्योंकि असमान अर्धसूत्री विभाजन करा रहे हैं। तो हमने एक बार कराया काइरियोकाइनेसिस। काइरियोकाइनेसिस का मतलब कि जब केंद्र का विभाजन हो रहा होगा, यानी जिस कंडीशन में अगर केंद्र का विभाजन होगा, तो उस विभाजन की प्रक्रिया को काइरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जब कोशिका द्रव का विभाजन होगा तो साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। एक नंबर ये क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा, तब ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 काम होगा। तो 2 काम होने के बाद ये जो फाइनली कोशिका है, ये 2 भागों में डिवाइड हो गई। अब देखिए, हम आपको कहा था ना कि इसमें 2 कोशिका 2 केंद्रक बने हुए हैं। ये कोशिका है, इस लाइन से नीचे, एक लाइन से ऊपर, हालांकि ये सब एक ही में है, ठीक है, एक ही में है, समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिकली है ना। तो ये एक में जो कोशिका है ना सटल, इस बड़ी वाली कोशिका को हम बोल देते हैं क्या चीज? तो कायिक कोशिका। बड़ी वाली कोशिका को क्या नाम दिया है? कायिक कोशिका। और बड़ा केंद्रक है तो इसको बोल देते हैं कायिक केंद्रक, ठीक है। यानी बड़ा वाला जो कोशिका बना उसको कायिक कोशिका, उसके अंदर जो केंद्रक उसको कायिक केंद्रक, कायिक कोशिका कायिक केंद्रक, कायिक कोशिका कायिक केंद्रक।
अब छोटका जो है ना ये कोशिका है, इस कोशिका को हमने जनन कोशिका कहा दिया, इसके अंदर जो केंद्रक है उसको जनन केंद्रक कहा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा छोटे का अंतर है, बाकी सब सेम है। अब सुनिएगा, ये तो है परागकण, आपको पता है। ठीक है, ये क्या है, परागकण का स्ट्रक्चर है। अब ये परागकण जो है ना ये नर युग्मक नहीं है। क्या है, नर युग्मक नहीं है, क्योंकि युग्मक का मतलब होता है कि केवल एक कोशिका होगा तो। ठीक है, युग्मक का मतलब क्या होता है कि केवल एक कोशिका होगी। इसमें तो दूगो कोशिका दिख रही है, कई गो है, दूगो, जनन कोशिका और काई कोशिका। तो जब भी कभी दो कोशिकाओं का ग्रुप होगा एके में ना, तो उसको बोलते हैं हम युग्मकोद्भिद। क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। इसका मतलब कि परागकण जो है ना यह नर युग्मकोद्भिद है। ठीक है, तो परागकण क्या है, नर युग्मकोद्भिद। अब देखिए आगे, अब इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बाहर में है। देखिए, ये जो पहले से स्ट्रक्चर बाहर में था ये ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, बना दिया है। अब देखिए होगा क्या कि इस परागकण के ऊपर सबसे बाहरी परत में एक और लेयर का निर्माण होगा, बनेगा, और वह लेयर इस परागकण को सेफ्टी देगा। और उस लेयर को बनाने के लिए जो जिम्मेवार भाग है वो उसका नाम है टेपिटम। देखिए, लघु बीजाणुधानी के स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था कि लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक भाग होता है कौन, टेपिटम। टेपिटम बहुत से मेहनत कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, पहले बनाया था कैलेज एंजाइम, उसके बाद बहुत सारा पोषण भी दे रहा है और परागकण की सुरक्षा भी कर रहा है, देख रहे हैं। तो टेपिटम जो है ना इस परागकण के, इस कोशिका का जो विभाजन हुआ था यहाँ पे, इसके ऊपरी लेयर में क्या बना है, एक और स्तर, जिसको हमने ब्लैक कलर से दिखा दिया है। ठीक है, अलग कलर से दिखा दिया है ताकि अलग लगे। तो इस ब्लैक कलर वाले जो रंग है ना, इसको बनाने के लिए जो जिम्मेवार पार्ट्स है उसका नाम है टेपिटम। ठीक है, समझ रहे हैं। अब सुनिएगा, यह ना इस परागकण को सेफ्टी देता है। इसके अंदर पता है क्या क्या होता है, तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स बोल सकते हो, लिपिड होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो लेयर है, इस अंदर वाले लेयर को हमने क्या बोला था, अंदर वाले लेयर को बोला था अंतःचोल या इंटाइन। क्या बोला है, इंटाइन। और जो इसके बाहर आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है खांचीनुमा स्ट्रक्चर के जैसा, उसको हम बाह्यचोल या एक्साइन नाम दे दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब कि बाह्यचोल या एक्साइन को बनाने के लिए, बाह्यचोल या एक्साइन को बनाने के लिए किसका किसका जरूरत पड़ता है, तो लिपिड और स्पोरोपोलिनिन। ये कठोर होता है बाह्यचोल, क्या होता है, कठोर। कठोरता किसके वजह से आता है, तो स्पोरोपोलिनिन के कारण आता है, याद रखिएगा। लिपिड तो इसमें होता है। अब लिपिड जब होता है ना तो इस परागकण को चिपचिपा बना के रखता है। क्या बना के रखता है, चिपचिपा। क्योंकि परागकण जब चिपचिपा होंगे ना तबे दूसरे के कीट पतंगों के पैरों से चिपक सकते हैं। समझ रहे हैं। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि टेपिटम ही वो भाग था जो एक स्टिकी मटेरियल बना रहा था, जो परागकण को चिपचिपा बनाने का काम कर रहा था। और चिपचिपा किसके कारण आ रहा है, तो लिपिड के कारण आ रहा है। और हार्डनेस यानी कड़ापन किसके कारण आ रहा है, तो यह आ रहा है स्पोरोपोलिनिन के कारण। समझ रहे हैं। याद रखिएगा एक और चीज़ कि स्पोरोपोलिनिन को पादप जगत का कठोरतम पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन को क्या कहा जाता है, तो पादप जगत का कठोरतम पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जंतु जगत का सबसे कोई कठोरतम पदार्थ है ना, तो वो है इनामेल। ठीक है, जो आपके दांत पर मिलेगा, इनामेल। ठीक है, या जंतुओं के दांतों में, बात समझ रहे। तो पादप जगत का सबसे कठोरतम हार्डेस्ट पदार्थ कौन है, तो स्पोरोपोलिनिन है, जो परागकण के सबसे बाहरी स्तर में टेपिटम ने बनाया था ताकि परागकण की सुरक्षा हो सके। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये था परागकण का स्ट्रक्चर था यहाँ पे, जिसमें दो लेयर थे, बाह्य लेयर और अंतः लेयर। बाह्य लेयर को एक्साइन हमने नाम दिया था, ठीक है, और अंतः लेयर को इंटाइन नाम दिया था। समझ रहे हैं। इसमें दो कोशिकाएं थी, दो कोशिकाओं के कारण इसको हमने परागकण को नर युग्मक ना कहकर नर युग्मकोद्भिद कहा। नर थी, बोल सकते इंग्लिश में क्या चीज़, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये चीज़ था। इसके अंदर असमान केंद्रक है और असमान कोशिका द्रव भी है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था किसका, परागकण का। परागकण का अध्ययन हमने पॉलिनोलॉजी कहा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा ना आप यहाँ पे, तो इस परागकण के समस्त भाग के अलावा यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर हमने छोड़ दिया है। काहे छोड़ दिया है, तो देखिए जितने भी तरह के परागकण बनेंगे ना, जितने भी लघु बीजाणुधानी पे परागकण बनेंगे, उन सभी परागकण में इतना भाग छूटा रहेगा। काहे छूटा रहेगा, तो आइए आपको बताते हैं। छूटने का मेन रीज़न यह है कि जब यह परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो पराग नली बनाएगा, ताकि उस पराग नली के माध्यम से इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है सब उसके पुष्प के अंडाशय या बीजांड में प्रवेश कर जाए। ठीक है,
तो देखिए ये जो इस छिद्र को दिख रहा है, ये वाला जो खाली स्पेस है, इस छिद्र को बोलते हैं जनन छिद्र। अर्थात यहीं से ना क्या होगा, तो पराग नली का निर्माण होगा, ठीक है। और ये किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, इसके अंदर के सभी पदार्थ उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि पुष्पों में पराग नली का निर्माण परागकण के आने के बाद होता है। पुष्पों में परागकण का निर्माण पराग नली के बनने के बाद होता है, ठीक है। यानी पराग नली बन के नहीं रहता है, जब परागकण आता है, मुस्कुराता है, उसके बाद बनता है पराग नली, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए परागकण से ना, परागकण के बहुत सारे लाभ हैं, लाभ। तो लाभ हमने यहाँ पे शॉर्ट करके लिख लिया है। इसको ना संरक्षित कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक, ठीक है। देखिए लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है -200 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -200 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो 20 से 30 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनको हम लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। ये लाभ हुआ कि नहीं हुआ? -200 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में हम संरक्षित कर सकते हैं परागकण को लंबे समय तक के लिए, ठीक है। लेकिन देखिएगा ना, लाभ के रूप में हम बात करें, जैसे अड़हुल के फूल को कली अवस्था में लोग खा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो परागकण है ना, परागकण के अंदर बहुत सारे पोषणीय पदार्थ है, टेपिटम वाला, खाने के बाद हम बन सकते हैं ऐसे, ठीक है। या अभी देखिए ना मार्केट में दवाओं के रूप में, टैबलेट के रूप में उपलब्ध कराया गया परागकण से कुछ दवा बनाकर, और उन दवाओं का इस्तेमाल जो धावक होते हैं ना, रनर, ठीक है, धावक, वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ था इसका लाभ। अब हानि की अगर हम बात करें तो हानि में बहुत सारा है, ठीक है। अब देखिए जैसे गेहूं और धान जो है ना, इसके परागकण लगभग 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं। कितना मिनट तक? 30 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। 30 मिनट में अगर गेहूं और धान का परागकण अंडाशय के अंदर नहीं गया तो खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये। तो ये हानि हुआ। 30 मिनट बहुत कम ना है भाई ठीक है। उसके बाद अब इस परागकण से ना कुछ बीमारी भी उत्पन्न होती है। जैसे बीमारी का अगर नाम बात करें तो अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस, मतलब अस्थमा के कंडीशन में ना सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ऐसे करने लगता है, एगो लेगलता पाउच है नाक में मारता है एकदम, ठीक है, मूवी किसी फिल्म में आप देखा होगा, ठीक है। तो अस्थमा बीमारी है। और ये अस्थमा बीमारी जो है ना, पार्थेनियम या गाजर घास का जो परागकण होता है उसके कारण होता है। गाजर घास या उसका जो परागकण है ना, वो नाक में जाने के कारण वो क्या करता है कि अंदर जो है ना, फेफड़ा के अंदर जो एल्वियोली होता है, ठीक है, या ब्रोंक्यूल्स जो होता है उसके अंदर ये संक्रमित करता है, तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसका मतलब कि इससे क्या हुआ? हानि हुआ। तो आई होप आपने आज ये सभी चीज़ें समझ लिया होगा कि लघु बीजाणु से परागकण का निर्माण कैसे हो रहा है, ठीक है। हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तब तक कि अगले वीडियो में देखते हैं, और भी कोई इसमें टॉपिक बहुत सारा है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 भी अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।